हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। यानी आज से हम लोग क्लास 9th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश भी पूरी की पूरी कवर करेंगे। वहाँ पे आज जो हमने वीडियो उठाया हुआ है वो वीडियो हमारा क्या है, साइंस के फर्स्ट चैप्टर का। तो देखते हैं चैप्टर हमारा फर्स्ट क्या बोला गया है। हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहां पर ये हमारा चैप्टर नेम है। हम लोग आज इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि हम वर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमने कह दिया हमारे आसपास के पदार्थ। यानी कहानी हमारी शुरू कहाँ से होगी, तो शुरू होगी पदार्थ यानी कि मैटर से। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से पढ़ने वाले हैं, पदार्थ से। और पदार्थ के बारे में एक एक पॉइंट हमें आने चाहिए, यानी कि हम लोग इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके दोस्त भी क्लास 9th में हैं तो बेसिक आप उन्हें चैनल शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर की वीडियो प्लस आपको टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की पदार्थ के बारे में, यहाँ पर हम लोगों ने पदार्थ के बारे में बात की। अब पदार्थ को हम लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है। यहाँ पे हमने कह दिया पदार्थ क्या है, तो भाई हम कह सकते हैं विश्व की प्रत्येक वस्तु। विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी है। यानी हमने अभी एक लाइन लिखी, यानी विश्व की प्रत्येक वस्तु, यानी कोई भी वस्तु होगी सबकी सब किससे मिलकर बनी हुई है, पदार्थ से। यानी कि हमने कह दिया जो हम देखते हैं सबके सब क्या है, पदार्थ है। हमने कह दिया ये बोर्ड, ये भी हमारा एक क्या है, पदार्थ है। हम जिस मार्कर से लिख रहे हैं वो मार्कर भी हमारा एक क्या है, पदार्थ है। हम जिस कैमरे से ये वीडियो को शूट कर रहे हैं वो कैमरा भी एक क्या है, पदार्थ है। यानी कि एवरीथिंग इज मैटर, यानी विश्व में कोई भी चीज़ यदि है तो वह हमारी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे एक बात जान ली कि कोई भी पदार्थ होगा वो सबका सब उपस्थित होगा हमारे ही आसपास। तभी चैप्टर का नेम भी बोला गया हमारे आसपास के पदार्थ। यानी यहाँ पे हम लोगों ने ये बात तो जान ली कि जो विश्व की प्रत्येक वस्तु है वो क्या है, पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। और यदि वो पदार्थ से मिलकर बनी हुई है तो पदार्थ का अपना एक क्या है, गुण भी होगा। और वो गुण क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की पदार्थ क्या है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। और पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। यानी कि हमने कह दिया जो भी पदार्थ है उसका कोई ना कोई एक द्रव्यमान होगा। यानी द्रव्यमान की बात करें तो उसमें हमने कह दिया उसका मास, यानी कि हम उसकी वेट कर सकते हैं, एक प्रकार से कहा जाए, वो हमारा द्रव्यमान हो गया। और पदार्थ स्थान घेरता है, यानी इसका कहने का हमारा मतलब ये है कि पदार्थ को यदि हम कहीं पर रखेंगे तो वो हमारा क्या करेगा,
कुछ एरिया को कवर करेगा। यानी हमने अभी बात की इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड ने भी हमारा एरिया क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, पदार्थ है। अब हमने बात की इस बोर्ड में क्या इसका द्रव्यमान भी है, तो हाँ इसका द्रव्यमान भी है। हम इसे जब उठाएंगे तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये क्या है, भारी है, तो वही उसका क्या है, द्रव्यमान। हमने कहा ये मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, ये मार्कर भी एक पदार्थ है। तो इस पदार्थ के जो गुण हैं कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है, तो हाँ भाई इसमें भी द्रव्यमान होगा। और पदार्थ क्या करेगा, स्थान घेरेगा। यदि हम इसे किसी भी स्थान पर रखते हैं तो वहाँ का कुछ एरिया यह क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ पर पदार्थ के बारे में हम लोगों ने इतनी बात जान ली कि विश्व में कोई भी पदार्थ, विश्व बोलो, गैलेक्सी बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई है। यानी कि एवरीथिंग इज मेड बाय मैटर, यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है वो हमारी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे हमने इसके 2 पॉइंट लिखे हुए कि पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। यानी कि पदार्थ की हम डेफिनेशन की बात करें तो पदार्थ की डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और पदार्थ में द्रव्यमान होता है, और यह स्थान भी घेरता है। तो वह हमारा क्या है, पदार्थ है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पदार्थ के जो अंतर्गत हमारे कण आते हैं। यानी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पार्टिकल के बारे में। यदि हम कह दें ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड पदार्थ से तो बना हुआ है, लेकिन पदार्थ किससे बना है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और उन कणों के हमें क्या पढ़ने हैं, भौतिक गुण। तो हम लोगों ने देखा कि कणों के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बात कही गई जो पदार्थ है, हम लोगों ने अभी पदार्थ के बारे में ही बात की थी। जो हमारा पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। ये हमने पहला पॉइंट लिखा। अब यहाँ पर हम कहें तो यह एक प्रक्रिया रेगुलर नहीं है। रेगुलर का मतलब आप समझ रहे हैं भाई, हमने कह दिया कि जो पार्टिकल एक रेगुलर हमारे नियम से व्यवस्थित किए जाते हैं वो रेगुलरिटी नहीं होती, कहीं पर होगी और कहीं पर नहीं होगी। यानी पदार्थ कणों से तो मिलकर बना है, यह सतत नहीं है, यह सतत नहीं। कहने का मतलब ये हो गया इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। हम लोगों ने अभी ये देखा कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है और इसकी कोई एक रेगुलरिटी नहीं है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि यदि रेगुलरिटी नहीं है तो हम भाई देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत, क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यानी हम लोगों ने क्या बात की कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। अभी हम लोगों ने जब पदार्थ की डेफिनेशन देखी थी तो वहाँ पर हम लोगों ने ये बात को एब्जॉर्ब किया था कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या होता है, बना होता है। लेकिन इनकी जो व्यवस्था होती है वो रेगुलर नहीं होती। क्यों, उसका रीज़न है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे बोला गया कि पदार्थी कण बहुत ही छोटे होते हैं। यानी हमने एक, यदि हम सिंपल सी बात करें तो जैसे हमने कह दिया दीवार पर लगी हुई ईंट, हमने अभी बात क्या की कि जो हमारी दीवार पर ईंट लगी होती है वो कुछ ऐसे सर्कुलर में बनी होती है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ईंट क्या है, मान लो एक पदार्थ है, मान लो एक क्या है, पदार्थ है। यदि इसे हम देखना चाहें कि पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे होते हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा जो ये ईंट है ये किससे बनी हुई है, तो ये हमारी पहले क्या थी, मिट्टी।
पहले क्या थी, मिट्टी थी, और मिट्टी को हमने क्या किया, इसे गीला करके इसमें जो भी अशुद्धियाँ यानी कि जो भी हमारा कूड़ा था उसे हम लोगों ने छान कर इसे क्या किया, हटाया, और हटाने के बाद इसे हमने एक नया आकार दिया। हम लोगों ने इसे क्या दिया, एक नया आकार दिया, और उस नए आकार को हमने क्या किया, 7 घंटे गर्म करके एक पदार्थ यानी ईंट के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब हमने कह दिया कि भाई पदार्थ तो हमने समझ लिया कि पदार्थ हमारा क्या है, यानी कि हम लोगों को समझना है कण। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी के छोटे छोटे कण, मिट्टी के छोटे छोटे जो कण हैं वही हमारा क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो अभी हम लोगों ने यही बात तो देखी कि जो हमारा ईंट है वो ईंट किससे बना हुआ है, मिट्टी, और मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं उन्हीं से मिलकर ही किसका निर्माण हुआ है, ईंट का। तो जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वही पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये बात हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हमने बात कर ली कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, तो इसके कुछ अभिलाक्षणिक गुण भी होंगे, तो उन गुणों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने बात की पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में, यानी अभी तक हम लोगों ने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि वो कैसे हैं। अब उनके लक्षण कैसे हैं ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, पॉइंट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे बताया गया जो पदार्थ के कण होते हैं उनके पास एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कौन सी है, तो गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, यानी हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने कहा कि जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। अब यदि कोई भी वस्तु गति कर रही है, और यदि गति कर रही है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, तो गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। हम लोगों ने बात क्या की कि जो पदार्थ के कण है वो निरंतर गति करेंगे। अब देखो भाई इसमें कैसे काम होता है ये देखते हैं। तो हम लोगों को अभी आगे पढ़ना है पदार्थ की अवस्था, जिसमें हम लोगों ने जान रखा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी हमारी होती है गैस। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ठोस में हम कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया बोर्ड। अब बोर्ड के जो कण हैं वो गति तो नहीं कर सकते, गति कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज़ हमने बात की लिक्विड यानी कि द्रव के बारे में। तो द्रव में हमने ले लिया पानी। तो क्या हम कह सकते हैं कि पानी के जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, तो जी हाँ हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पानी के जो कण होंगे वो निरंतर क्या करते हैं, इधर उधर गति करते हैं, और उनकी गति को ही क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति। ये चीज़ भी याद रखना कि जो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, और गति करने के पश्चात जिस पात्र में हमने भर के रखा हुआ, जैसे हमने कह दिया एक ग्लास में हमने क्या किया, एक ग्लास हमने बनाया, और ग्लास में हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा पानी इसमें क्या किया, भर दिया। अब पानी भरने पर अब यदि पानी है तो पानी के जो कण होंगे वो निरंतर क्या करेंगे, गति करेंगे। अब यदि ये निरंतर गति कर रहे हैं तो इनके बीच ऐसी कुछ आपस में टक्कर होगी, इधर उधर दौड़ेंगे, तो इन्हें कहा जाता है ब्राउनी गति। इन्हें क्या कहा जाएगा, ब्राउनी गति। और इस गति का एक और रीज़न है, यानी कि जितना हम ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करेंगे, यह गति और यह ऊर्जा निरंतर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कह सकते हैं कि ताप को बढ़ाने पर, ताप को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है।
वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे कण है, अब उन कण को यदि हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें। यदि हम पदार्थ के कणों का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वो एक जगह स्थिर थे वो इधर उधर क्या करने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। और यदि हम टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही उनकी गति भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ताप को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई कि हाँ भाई गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो बनने वाला है वो सबसे अच्छा और सबसे बेसिक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। हमने कह दिया कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखो भाई, रिक्त स्थान यानी उसकी में क्या होंगे, कुछ ब्लैंक्स होंगे जिनमें हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यदि हम बात करें, देखते हैं भाई इधर हमने कह दिया एक हमारा विलियन यानी हमने एक ले लिया बीकर, और बीकर में हमने क्या भर दिया, जल। बीकर में हमने क्या भर दिया, जल। अब ये जल है यानी ये हमारा क्या है, पदार्थ। अभी हम लोग पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी अवस्थाओं के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग पदार्थ के बारे में बेसिक से नॉलेज ले रहे हैं। अब हमने कहा क्या कि यदि हम इसमें कुछ चीनी के अणु यानी शक्कर के अणु कुछ क्या करें, मिला दें। यहाँ पे हमने बात की कि एक कटोरा है बॉल जिसमें चीनी के कुछ अणु हमने क्या किए हैं, रखे हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं। यदि इन्हें हम यहाँ पर क्या कर दें, मिश्रित कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि इनके बीच कोई रिक्त स्थान होगा यानी खाली जगह होगी तो ये इन्हें क्या करेगा, घोल लेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी हम लोगों ने बात क्या की कि यदि इनके बीच कोई खाली स्थान है तो ये इन्हें अपने अंदर क्या करेगा, घोल लेगा। और यदि खाली जगह नहीं होगी तो ये आपने क्या करेगा, इन्हें अंदर अपने नहीं घोलेगा। अब जैसे हमने कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति पानी में शक्कर को घोलता है तो शक्कर क्या होती है, आसानी से घुल जाती है। लेकिन यदि हम शक्कर की मात्रा को बढ़ा दें, यानी हमने क्या किया, पानी थोड़ा ले लिया और शक्कर को क्या ले लिया, ज़्यादा, तो पानी में एक जो जितनी भी मात्रा है उसमें एक निश्चित मात्रा में शक्कर घुलेगी, उसके बाद शक्कर घुलना क्या हो जाएगी, बंद। यानी कि हमने बात की कि पदार्थ के बीच जो कणों का रिक्त स्थान है, जितना रिक्त स्थान था उतनी शक्कर तो घुल जाएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा शक्कर होगी उसके बाद वह घुलेगी नहीं। जैसे हमने कह दिया ईंट है, ईंट हमारा है तो सॉलिड, लेकिन अब हमें दिखाई नहीं देता कि उसके बीच रिक्त स्थान कहाँ है। तो जब कोई घर को बनवाता है तो क्या करता है, ईंट में पानी डालते हैं, तो ईंट क्या करती है, पानी को अपने अंदर अवशोषित करती है यानी एब्जॉर्ब करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ईंट के अंदर भी खाली जगह है। यानी कि हम लोगों ने बात की कि जो हमारा पार्टिकल है यदि वो इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके अंदर खाली जगह होगी ही होगी। यानी हमने जो जल लिया यानी वाटर लिया, वो चीज़ यदि इस चीनी को घोल रहा है तो घोलने में कहीं ना कहीं इसके अंदर जगह होगी ही होगी। जैसे साइड में हमने पिक्चर दिखाई हुई है, वहाँ पे क्या किया गया, पानी में हम लोगों ने नींबू, चीनी या अन्य किसी भी हम लोग चीज़ों को घोल सकते हैं और वो एक निश्चित मात्रा में ही घुलेंगे। कब तक घुलेंगे, जब तक उस पदार्थ के बीच का रिक्त स्थान नहीं भर जाता। जैसे ही वह रिक्त स्थान भर जाएगा वो पदार्थ अपने में उस अवयव को घुलना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब आगे यदि पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमने कह दिया कि अगला पॉइंट जो है, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते। अब भाई कैसे आकर्षित करते हैं ये भी तो हम लोग देख लें। हम लोगों ने अभी ये पॉइंट तो पढ़ लिया
कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं किसके, मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो ईच अदर यानी एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेंगे, अपनी ओर लेके आएंगे। यानी उनके बीच जो होगा अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो इंक्लूड होगा। हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, यानी उनके बीच अट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, एक नल बना लिया, टोटी। अब इसमें हमने क्या किया कि भाई पानी इसमें आ रहा है। अब यदि वो पानी आ रहा है तो यदि उसके बीच हम लोग हाथ लगा दें तो क्या पानी उस जगह से कट सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीज़न देखते हैं। हमने कहा यदि तुम पानी को इस जगह से क्या करो, भाई हमने ऐसा किया और हाथ लगा दिया। अब हाथ लगाने में हम लोग देखेंगे क्या कि भाई पानी इधर से और इधर से दोनों तरफ से जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को अपने पास क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अपने पास क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यही तो हमने पॉइंट अभी देखा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कैसे? यदि हम कह दें कि एक जमीन क्या है, गीली है, और बगल में यदि धूल उड़ रही है तो वो सारी की सारी धूल कहाँ पे जमा हो जाएगी, जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा। जैसे हमने कह दिया फर्श में क्या हुआ कि कुछ पानी गिर गया और कुछ समय बाद देखते हैं तो उस पर जितने भी धूल मिट्टी के कण थे सबके सब उसमें क्या हो गए, चिपक गए। अब यदि वो आकर्षित नहीं करते तो क्या वो धूल मिट्टी के कण आपस में चिपक सकते थे? नहीं चिपक सकते थे। यानी हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जान लिया। हम लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ क्या है, विश्व की प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग जो भी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। और पदार्थ का अपना एक क्या है, द्रव्यमान है, और यह क्या करता है, स्थान को घेरता है। जहाँ पर इसे हम रखेंगे उस एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ के भौतिक गुण, और फिर हम लोगों ने देखा पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी इनके पार्टिकल्स के अभिलाक्षणिक गुण। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। हम लोगों ने ये भी बात समझ ली। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, हमने ये भी देख लिया। यदि वो कण गति करता है तो गति करने वाले कणों में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, गतिज ऊर्जा। और यदि कोई कण स्थिर है तो स्थिर होने में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ताप को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब जैसे हमने बात की कि टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करने लगेगी। अगला बोला गया पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो हमने अभी बेसिक समझा था, चाहे पानी में हम लोग क्या घोल रहे थे, चीनी को घोल रहे थे, पानी में हम लोग नींबू को घोल लेते हैं। तो यानी जब तक रिक्त स्थान नहीं होगा तब तक उसको हम घोल नहीं सकेंगे। इसके बाद हमने कहा पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो पदार्थ के कण थे वो एक दूसरे को आकर्षित करें, भले वो पदार्थ जिस भी अवस्था में हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने पदार्थ की कुछ जर्नी ली। अब हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो पदार्थ को उसकी अवस्था के अनुसार हम लोगों ने मुख्य रूप से, यहाँ मेरी बात को समझना, मुख्य रूप से हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। यदि कुल भागों की बात की जाए तो कुल भाग हमारे 5 हैं। देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि पदार्थ की अवस्था क्या है। तो पहली जो पदार्थ की अवस्था है वो हमारी कौन सी है, ठोस अवस्था। यहाँ पे जो पहली हमारी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। और तीसरी जो हमारी अवस्था है वो हमारी कौन सी है, गैस अवस्था। ये हमारी मुख्य हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमने अभी मुख्य की बात की है, अभी कुल की बात नहीं की। जब मुख्य पूछे क्वेश्चन में तो आपको 3 अवस्थाएं लिखनी है। यदि आपसे कुल पूछ ले कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है,
अवस्थाएं होती हैं तो हम लोग कह सकते हैं 5, हमारी चौथी होगी प्लाज्मा और हमारी 5वीं होगी बोस-आइंस्टीन। तो यहाँ इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, ये अभी पूरी फाइनल नहीं हुई है, इस पे अभी काम हो रहा है। यदि हम देखें तो प्लाज्मा तक हमारा मेन है, ये अभी खोजबीन इस पे जारी है। अभी इसको हम लोग पूरी रूप से पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इसमें यदि रिसर्च पूरी नहीं हुई है तो इसे अभी हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देखें तो कुल हमारी फिर भी 4 होंगी और मुख्य हमारी कौन सी होंगी, 3 होंगी। तो यहाँ पर अब इनके बारे में छोटा छोटा नॉलेज ले लिया जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में इनके हम बिल्कुल बेसिक से पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे अभी हम 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। ठोस अवस्था क्या है, तो भाई हम लोगों को इतना बताया गया कि ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ठोस अवस्था जो होती है वो क्या है कि उसका आकार भी निश्चित होगा और उसका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। द्रव अवस्था में देखते हैं तो द्रव अवस्था में क्या होता है, इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, आकार की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, आयतन की, यानी साइज और वॉल्यूम की बात की जा रही है। ठोस अवस्था में हमने कहा इसका आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा। द्रव अवस्था में हमने कहा आकार अनिश्चित होगा और आयतन क्या होगा, निश्चित। कैसे, समझिए छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। हमने कहा एक गिलास पानी, अब एक गिलास पानी है, तुमने ग्लास ले लिया और यदि उस ग्लास में 250 ml पानी आता है तो यदि उसे तुम एक ग्लास में भरते हो तो वो 250 ग्राम रहेगा, उसे एक बॉटल में भरोगे तो वो 250 ग्राम रहेगा। लेकिन जैसे तुमने उसके पात्र को बदला, यानी हमने कह दिया अभी ग्लास था, अब उसे हम बॉटल में डाल रहे हैं तो उसकी साइज क्या हो गई, चेंज। साइज क्या हो गई, चेंज। अब उसी 250 ml वाटर को हम लोग पानी में डाल दें तो वहाँ पर उसकी साइज क्या हो जाएगी, चेंज। तो यानी कि हर जगह द्रव अवस्था की साइज क्या होगी, चेंज होगी। गैस अवस्था क्या है, तो गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है, अर्थात इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो ये तो एक छोटा सा हमने एक टेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। यानी अभी हम लोग ठोस अवस्था का बहुत ही अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये तो अभी हमने केवल जो किताबी परिभाषा है वो चीज़ें हमने बताई, किताबी जो परिभाषा है वो चीज़ें अभी हमने बताई हुई हैं। अभी तो हमने पदार्थ के कण जो पढ़े थे, क्या हमने ठोस अवस्था के कण पढ़े, अभी नहीं पढ़े। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज की जो नेक्स्ट क्लास है इसके कल जो आएगी, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठोस अवस्था के जो गुण हैं, यानी जो हमारा सॉलिड स्टेट है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पार्टिकल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, विद पिक्चर 3D डायग्राम के साथ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात क्या की कि ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ठोस अवस्था, मैं इसकी इंग्लिश भी लिखे दे रहा हूँ, ठोस अवस्था को कहा जाता है सॉलिड स्टेट, द्रव को कहा जाता है लिक्विड स्टेट और इसे कहा जाता है गैस स्टेट। यानी जो लिक्विड, सॉलिड और गैस है वो हम लोग आसानी से समझेंगे और इतनी ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे जितनी आज की क्लास आपको इजी लगी। उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहद आसान लगी होगी, तो आगे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि ये नॉलेज उनको भी मिल सके। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। अभी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर मैथ, साइंस और इंग्लिश हो सकता है, तो सोशल स्टडीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें।